विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में और यह इसका तीसरा भाग है। और यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर जितनी भी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, आईएएस तक की परीक्षाओं के लिए यह वीडियो उपयोगी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि अभी तक आपने विद्या भारती मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सके। और यदि आपने इसके बाकी 2 भाग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ये बताना है। 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 15 अगस्त 1947 को। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 14 सितंबर सन 1949 को। ऑप्शन बी जो रहेगा वो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, काहेरी नलिनी तू घुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो है कबीर। ऑप्शन सी जो रहेगा कबीर इसका एकदम सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट नीचे गिर गई है ना, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक? तो देखिए, छत से ईंट गिर गई है मतलब अलग हो गई है, और यहाँ अलगाव की स्थिति होती है, वहां पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी अपादान कारक इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी काव्य भाषा इसका एकदम से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्णों के संकलन को, बी है शब्द गणना को, सी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, डी है शब्द के समूह को। तो वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर इनमें से मूर्धन्य व्यंजन बताना है। तो ड और ढ ये आपकी क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? पद, फिर वाक्य, फिर ध्वनि या शब्द? फिर बी में दे रखा है शब्द से वाक्य, वाक्य से ध्वनि, ध्वनि से पद। सी में दे रखा है शब्द, फिर ध्वनि, वाक्य, वाक्य से पद। डी है ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद या पद से वाक्य। तो भाषा निर्माण की सही इकाइयों का सही अनुक्रम जो होगा, पहले आएगी ध्वनि, फिर होगा शब्द, ध्वनि से शब्द बनेंगे, शब्द से पद बनेंगे, पद से वाक्य बनेंगे। इसलिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रसों के जनक है, रसों के जनक कौन है? भरत मुनि, नारद, वाल्मीकि या जयशंकर प्रसाद? तो रसों के जनक है भरत मुनि। ऑप्शन ए जो रहेगा वो 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें से अपने को बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अन्वेषण जो है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर इसका शुद्ध वर्तनी रहेगी।
क्वेश्चन नंबर 11, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है महाधन उष्ण, महधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण। तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा महाधन उष्ण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि जो रहेगी वो रहेगी आपकी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? गुण संधि इसमें होगी। क्वेश्चन नंबर 12, शहद शब्द है, शहद कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत शब्द है? तो शहद शब्द जो है ये आपका आगत शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से स्वर संधि का उदाहरण बताना है। उच्चारण, उच्चारण का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उत, उत धन चारण, उत धन चारण। और यहाँ पर देखिए विसर्ग, ये हलंत आया है इसलिए इसमें जो संधि होगी वो आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, तो उच्चारण का जो सही संधि होगी उसमें व्यंजन संधि होगी। दिग्गज, दिग्गज का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दिक, दिक धन गज, दिक धन गज। और इसमें भी यहाँ पर हलंत आया इसलिए इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक, अधोगति, अधोगति में इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा अधः, अधः धन गति, अधः धन गति। और यहाँ पर विसर्ग है इसलिए इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। और प्रश्न में पूछा क्या है? स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तो मध्यंतर जो है ये आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उपसर्ग का प्रयोग होता है। हमें बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो होता है शब्द के आदि या शब्द के प्रारंभ में। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम से उत्तर हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ई, उ, अम, अह या आ। इन सब में से आयोगवाह वर्ण कौन से? तो आयोगवाह वर्ण होते कितने हैं? तो आयोगवाह वर्ण की संख्या है 2। कौन कौन से हैं? तो अम और अह जो है ये आपके आयोगवाह वर्ण रहेंगे, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया और यह इसका तीसरा भाग था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें